छात्रों, आज हम 10वीं की हिंदी की पुस्तक में जो 10वां पाठ है ठेस, पूरक पठन के लिए ये पाठ है। तो ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 में पूर्णिया नाम के स्थान पर हुआ था, जो बिहार में है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनका परिचय देखिए। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। यानी हिंदी में जो कहानियाँ या कथाएं लिखी जाती थी, तो उसका रुख यानी बिल्कुल अलग तरह की कहानियाँ या कथाएं इन्होंने लिखी। तो जिस तरह से प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उनके वास्तववादी लेखन के कारण जो लोकप्रियता मिली, जो नाम मिला, उसी तरह से कि जो आम आदमी के जीवन तक पहुंचने वाली या आम आदमी के जीवन को साहित्य के द्वारा पाठकों के सामने रखने का काम किया था प्रेमचंद ने। तो उसी तरह से आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा फणीश्वर नाथ रेणु को मिली। आंचलिक कहानीकार इन्हें कहा जाता है। अंचल यानी क्षेत्र, यानी जो प्रदेश, क्षेत्र। तो जो आसपास घटित होती है वह घटनाएं या आसपास जो हमारे जीवन में जो लोग होते हैं, तो उन्हीं के जीवन को इन्होंने अपनी कथा के द्वारा, उसी स्थिति को कथा के द्वारा इन्होंने भी व्यक्त करने का काम किया, बिल्कुल प्रेम के जैसे। इसी कारण इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद इस नाम से हिंदी साहित्य में लोग जानते थे। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आंचलिक क्षेत्रीय जीवन यानी सामान्य व्यक्ति, सामान्य लोग और जो छोटे छोटे गांव होते हैं या क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन इन्होंने अपनी कथाओं के द्वारा पाठकों के सामने व्यक्त किया। तो आंचलिक जीवन की धुन, गंध यानी वहाँ पर जिस तरह से लोग जीते हैं, वहाँ का सौंदर्य, उन लोगों का सीधा साधा सरल जीवन, उनके स्वभाव, लय, ताल, सुर, सुंदरता, जो वहाँ पर अच्छाइयाँ है, उसके साथ साथ जो वहाँ पर कुरूपता यानी जो 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 वहाँ पर एक नकारात्मक बातें हैं, वह भी उन्होंने अपनी कहानियों से दिखाई। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। जब हम अपनी ही बोली जाने वाली भाषा को जब हम साहित्य में पढ़ते हैं, तो वह रचना, साहित्य की किसी भी विधा की वह रचना, चाहे कहानी हो या उपन्यास हो, वह हमें अपनी लगती है। जैसे लगता है कि ये तो हमारे आसपास का ही जीवन व्यक्त किया जा रहा है, तो हम उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हैं या जुड़ जाते हैं मन से। तो इसी कारण इनकी जो भाषा शैली है, उसमें एक जादुई असर यानी पाठक अपने आप को उसके साथ जोड़ता है, उस कृति के साथ, उस रचना के साथ, और वो पढ़ते हुए उसमें खो जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, ये तीनों उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ये इनके द्वारा लिखे गए कथा संग्रह है। रून, जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है, यानी रिपोर्ट राइटिंग आदि। अब जो ये पाठ है, पूरक पठन के लिए एक जो पाठ है, वो एक आंचलिक कहानी है, यानी बिहार के क्षेत्र की जो कहानी है। तो ये कहानी, इस पाठ की विधा है कहानी। तो प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। बिहार के जो छोटे छोटे गांव है, तो वह गांव, वहाँ के लोग, उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी भाषा, ये सब कुछ इस कहानी के जरिए हमारे सामने आता है कि किस तरह से बिहार के छोटे छोटे गांवों में लोगों का जीवन होता है। तो एक आंचलिक कहानी है, और जिस आंचलिक कहानी में बिहार के ग्रामीण जीवन पर ये कहानी आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है।
यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन बताना चाहते हैं, किस तरह से गाँव में लोगों का जीवन होता है, सीधा साधा सरल, किस तरह से उनके आपस वो घर में या गांव के लोगों के साथ किस तरह से उनके एक सामाजिक संबंध या रिश्ते होते हैं। कारागिरी कारागिर किस तरह से वहाँ पर अपनी अपनी कारागिरी करते रहते हैं, और कारागिरों का या कलाकारों का स्वाभिमान, इसको बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी के जरिए फणीश्वर नाथ रेणु जी ने व्यक्त किया है। तो हम ये आंचलिक कहानी पढ़ते हैं। पाठ का या कहानी का नाम ही है ठेस। ठेस यानी किसी के दिल को दुखाना, है ना। एक चलते हुए भी ठेस लगती है, चलते चलते जब ठेस लगती है तो हमारा पैर जख्मी हो जाता है। फिर किसी के शब्दों के कारण जो मन को ठेस लगती है, और शब्दों का प्रहार कभी नहीं भूला जाता है। शब्द तो शस्त्रों से भी परिणाम कारक होते हैं, या जीवन भर जो यातनाएं देते हैं। तो ऐसे ही जो मन को ठेस लगी है, जो स्वाभिमान को ठेस लगी है, उसका वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी में किया है। तो हम कहानी पढ़ते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। यानी जब खेती में फसल काटने का या खेती के काम का जब समय चलता है, जब बहुत सारा काम होता है, और जिस काम के लिए कार्य मजदूर लगाने पड़ते हैं, तो उस समय यानी बहुत जब मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो खेती का काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, तो गांव के किसान सब यानी मजदूर किसी को भी बुलाते हैं, पर सिरचन को नहीं बुलाते। इस कहानी का मध्यवर्ती पात्र है या मुख्य पात्र है सिरचन। पर सिरचन के गांव के लोग जब खेती बाड़ी के काम का समय होता है, तो सिरचन को कभी नहीं गिनती नहीं करते, यानी कभी बुलाते नहीं उसे, या काम के लिए उसे उपयुक्त नहीं मानते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार समझते हैं। यानी लोग उसे बेकार ही नहीं, खेती के काम के लिए ये किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इसे काम पर रखना यानी मुफ्त में मजदूरी देना, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। यानी जब खेत खलिहान की मजदूरी होती है, तो सिरचन को कोई काम पर रखता नहीं या बुलाता नहीं है। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब क्यों नहीं बुलाया जाता, या क्यों उसे बेकार समझा जाता है? तो क्योंकि वह जिस तरीके से काम करता है, तो वह काम यानी बिल्कुल न करने के बराबर है। यानी उसे बुलाना यानी मुफ्त में मजदूरी देना। काम तो वो कुछ करेगा नहीं, यानी वो इतने देर से आएगा कि जब तक बाकी के मजदूर खेत में पहुंचकर अपना 1/3 काम उन्होंने पूरा कर दिया होता है, तब कहीं ये क्या करेगा, हाथ में खुरपी लेते हुए धीरे धीरे, खुरपी को डुलाते हुए धीरे धीरे वह क्या करेगा, निकलेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे, है ना। पगडंडी यानी चलने के कारण जो कच्चा रास्ता बन जाता है, कि पाँव के चलने के कारण, पाँव के इसके कारण जो रास्ता बनता है उसे पगडंडी कहते हैं। तो पगडंडी पर ये धीरे धीरे तौल तौल कर, जैसे गिन रहा है कदमों को, इतने धीरे धीरे वो क्या करता है, चलता है। धीरे धीरे चलता है इसलिए कहा एक उसका वर्णन किया है कि तौल तौल कर पाँव रखता है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, यानी वह धीरे धीरे आता है, देर से आता है, ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए कोई उसे खेती खलिहान के काम के लिए नहीं बुलाता। और किसी को अगर उसे मुफ्त में मजदूरी देनी है बिना कोई काम लिए, तो और बात है, तो फिर ऐसे ही लोग उसे क्या करते हैं, बुलाते हैं। यानी वो ठीक से खेती का काम नहीं करता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से।
सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। यानी आज सिरचन की जो प्रतिमा लोगों की नज़रों में बन गई है, बेकार, बेगार या मुफ्तखोर, पर सिरचन एक ज़माना ऐसा था जब सिरचन को लोग यानी उससे काम करवाने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। चटोर यानी मुफ्तखोर, यानी मुफ्त में उसे काम देना, यानी मुफ्त में उसे मजदूरी देना। या काम चोर, जो जल्दी जल्दी काम करता ही नहीं है, काम से जी चुराता है। या चटोर यानी जो खाने का शौकीन है। इस तरह से आज उसकी प्रतिमा सबके नज़रों में बन गई है या उसकी पहचान बन गई है। पर एक समय ऐसा था जब उसकी मड़ैया यानी झोपड़ी, मड़ैया के पास बाबू लोगों की यानी अमीर अमीर लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। यानी वो अपनी गाड़ी में आते थे। तो ये गाड़ी सवारियां यानी हो सकता है बैलगाड़ी या तांगा। उस समय तो ये उसके झोपड़ी के पास लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लोग उसे काम के लिए पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे ताकि वो जल्दी अपना उनका काम करे, इसलिए उसकी तारीफ भी किया करते थे बड़ा चढ़ाकर। लोग कहते थे कि अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। यानी ये जो कला है ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में रह गई है इलाके, इस इलाके में और किसी को तुम्हारे जैसी ये कलाकारी या कला या कारीगरी नहीं आती है। एक दिन का समय निकाल कर चलो। यानी उसकी खुशामद करनी पड़ती थी उससे काम करवा कर लेने के लिए, इतना उसके पास काम था। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेजती। यानी कोई क्या कहता कि बड़े बड़े भैया ने चिट्ठी भेजी है, इस सिरचन से क्या करना है, एक जोड़ा चिक, चिक यानी पर्दा बनाकर भेज दो। यानी घास से ये आसन, पर्दा या शीतल पाटी बनाया करता था। चटाई, शीतल पाटी यानी चटाई। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता वो क्या क्या लगेगा। लेखक कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है जब कभी मुझे माँ कहती कि जाओ सिरचन को बुला कर लाओ, उसे कुछ बनवा कर लेना है, तो मैं पहले ही पूछ लेता था भूख यानी खाने के लिए उसे क्या क्या मिलेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भूख की बात नहीं उठाती कभी। तो माँ हंसकर क्या कहती कि जा जा, मुझे यानी वो बाकी किसी भी जगह पर अच्छा खाने के लिए मांगता होगा या उसकी शर्त होगी कि अच्छा खाने के लिए मिलेगा तभी काम करूँगा, पर मेरे यहाँ यानी हमारे यहाँ वो कभी ऐसा नहीं करता है। जो भी काम कहा जाता है वो बहुत अच्छी तरह से करता है, ऐसा माँ हंसकर कहती। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। मैंने देखा था ने कि पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को किस तरह से अपमानित किया था लेखक के सामने ही सिरचन ने। बेपानी यानी अपमानित करना या बेइज्जत करना। इसीलिए जब माँ जब भी कहती कि जाओ बुला कर लाओ सिरचन को, तो पहले ही पूछते कि उसे खाने के लिए क्या मिलेगा। तो पंचानंद के चौधरी के छोटे लड़के को कि क्या कहा था सिरचन ने एक बार कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। यानी जब वो खाने के लिए देती होगी पंचानंद चौधरी की बहू, तो वह बहुत थोड़ी सी तरकारी देती थी। तरकारी यानी सब्जी, खाने के लिए जो भाजी बनाई जाती है वह। इसीलिए सिरचन ने क्या कहा उसके छोटे लड़के को कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर यानी नाखून से ले लेकर क्या करती है, तरकारी परोसती है। और इमली का रस डालकर कड़ी, यानी जो कड़ी बनाई दी जाती थी दी गई थी पंचानंद चौधरी के घर पर खाने के लिए सिरचन को, वह इमली के रस की बनाई हुई थी। तो यानी वह कड़ी दही से नहीं या दही से कड़ी बनाई नहीं थी। इसलिए सिरचन ने कहा कि ऐसी कड़ी तो मामूली लोगों के घर में खाई जाती है। यानी गरीब लोगों के घर में इमली का रस डालकर कड़ी बनाई जाती है, क्योंकि उनके घर दूध दही नहीं होता है। तुम्हारी भाभी ऐसी कड़ी बनाती है। यानी क्या कहा था, एक तो तुम्हारा घर मामूली है या तुम्हारी भाभी मामूली घर से आई हुई, उसका मायका मामूली है। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ताने दिए थे सिरचन ने। तो उसने कहा था कि ये ऐसी कड़ी बनाना तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता
सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। यानी जब भी सिरचन को, लेखक को सिरचन को बुलाने के लिए माँ कहती तो वो पहले ही पूछ लेते कि उसे खाने के लिए क्या क्या दे रहे हो, यानी अच्छा उसके उसके खाने के लिए अच्छी चीज़ों का प्रबंध करो। तो और सिरचन को आया देखकर माँ खुश होकर हुलसकर यानी खुश होकर कहती कि सिरचन आओ आज, यानी मैं नेनू मत रही थी, यानी मैं आज छाछ बना रही थी, मक्खन निकला है और वह उससे घी बनाया जाएगा और मुझे पता है कि घी के ककरन के साथ तुम्हें चूड़ा खाना पसंद है, यानी आज तुम्हें ये खाने के लिए मिलेगा। ये पहले ही माँ उसे बता देती थी, क्योंकि जो उसे उसे पसंद था वो उसे दिया जाता तो वो मन लगाकर काम करता। तो पहले ही माँ भी उसके खाने के लिए अच्छी चीज़ों का प्रबंध कर देती थी। और बड़ी बेटी ने, और फिर आगे बताती कि बड़ी बेटी ने ससुराल से ये संवाद भेजा है, यानी कहा है या ये संदेशा दिया है कि उसकी ननद रूठी हुई है। किस बात के लिए? कि उसे मोती, मोती एक प्रकार की घास होती है, तो उससे चटाई बनाई जाती है। तो मोती से बनाई हुई चटाई, मोती एक प्रकार की घास है और उससे बनाई हुई चटाई बड़ी बेटी की ननद को चाहिए। यानी कुछ बनाकर लेना होता तो सिरचन को खाने के लिए अच्छी चीज़ें देनी होती थी। ये लेखक की माँ को अच्छी तरह से पता होता था। पर वो भी एक अच्छी और वो भी यानी सिरचन की कारीगरी, सिरचन का स्वभाव लेखक की माँ को अच्छी तरह से पता था। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी जो घी के खकोरन के साथ चूड़े का नाम सुनकर सिरचन के जीभ में भी मुंह में भी पानी आता था, और वो मुंह में आया हुआ है, यानी उससे भी वो खाने की चीज़ों का नाम सुनकर वो भी उसका मन भी ललचा जाता, और वो हंसता हुआ क्या कहता कि घी की सौंधी खुशबू सुनकर, यानी जो घी बन रहा है उसकी खुशबू सुनकर सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ काकी, तो इस शादी ब्याह के मौसम में मुझे बहुत काम है, यानी मुझे सांस लेने के लिए भी समय नहीं है, इतना काम है, फिर भी मैं वो काम छोड़कर घी की जो खुशबू आई है उसे सुनकर ही आपके घर में काम करने आया हूँ। सिरचन जाति का कारीगर है, यानी वो कारीगर है। वो क्या करता है? चटाई या पर्दे घास से बनाने का काम करता है। तो वो घास से अलग अलग चीज़ें बनाता है। जो तो वो जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समा। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं अन्न सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। सिरचन जाति का कारीगर था, यानी वह मूल रूप से कारीगर था और वह अपना काम बड़ा ही मन लगा कर करता था। लेखक कहते कि मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के तरीके को देखा है। वह बहुत दिन से अपना काम करता था, बहुत कुशलता के साथ अपना काम करता था। एक एक घास, मोती यानी एक प्रकार की घास और पटेल को हाथ में ले लेकर वो क्या करता, बड़े संभल कर जतन से उसकी कुच्ची बनाता, और फिर कुच्चियों को यानी वो उनकी रेशे निकाल कर क्या करता, फिर उन्हें रंगता और फिर उन रेशों से सुतली बनाता। तो इसमें उसका पूरा दिन समाप्त हो जाता, यानी बड़ा बहुत ज़्यादा समय लेने वाला उसका काम होता था, पर वह जल्दबाजी में कभी अपना काम नहीं करता था। यानी जितना समय देना आवश्यक होता है एक अच्छे काम के लिए, उतना वह देता था। और काम करते समय वह एकाग्र होता, उसमें ज़रा भी बाधा या रुकावट पड़ती तो जिस तरह से गेहूं रंग का सांप क्या करता है, फुफकार उठता है उस पर पैर पड़ने पर या उसे छेड़े जाने पर, वैसे ही काम करते समय अगर कोई उसके काम में बाधा लाता तो सिरचन गुस्से में आ जाता और फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। और फिर कोई अगर बाधा लेता, कोई उसे कुछ कहता, टोकता, उसके काम में रुकावट लाता तो फिर वो गुस्से से उठ खड़ा हो जाता और कहता कि किसी दूसरे से काम करवा लीजिए।
सिरचन कैसा है, मुंहजोर है, यानी जो उसके मन में आता है, जो सच है वह मुंह पर बोल देता है, कामचोर नहीं है। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी के पहले भाग में देखा किस तरह से सिरचन एक कुशल कारागिर है। इसका अगला भाग हम देखेंगे।